में। बदनवानी पर नजर रखने वाली तंजीम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जानिए एक्सपर्ट और हुकूमत के नुमाइंदों से। पाकिस्तान में बच्चों की तन्हा देखभाल के चैलेंज में सिंगल वालदैन की मदद करने वाली एक तंजीम से तारुफ। और चलेंगे लॉस एंजलिस के एक इस्लामिक सेंटर जो इलाके के गैंग मेंबर्स की रहनुमाई का फर्ज अदा कर रहा है। गुज़िश्ता साल दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में करप्शन की सूरत हाल में कमी नहीं हुई है और दुनिया के 2/3 ममालिक का स्कोर करप्शन इंडेक्स पर निस्फ से भी कम रहा है। ये कहना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ इरम अब्बासी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना करप्शन इंडेक्स के मुताबिक गुज़िश्ता बरस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बदनवानी के खिलाफ एहतजाज में इजाफा हुआ। ताहम ज़्यादातर मुल्क करप्शन ख़त्म करने या इसमें कमी लाने में नाकाम रहे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जो रैंकिंग में 180 मुल्कों में से 120वें नंबर पर है। पिछले साल पाकिस्तान की रैंकिंग 117 थी, यानी पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है, जबकि अमेरिका 23वें नंबर पर है और इसे दुनिया का उन मुल्कों में करार दिया गया है जिन पर नजर रखने की जरूरत है। सबसे ज्यादा करप्शन करने वाले मुल्क जो फहरिस्त में सबसे नीचे नजर आ रहे हैं वो है सोमालिया, जनूबी सूडान और शाम। तीनों मुल्क ही बदअमनी का शिकार हैं। जिन मुल्कों में बदनवानी सबसे कम है उनमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों ही बराबर स्कोर के साथ पहले नंबर पर हैं और उनसे थोड़ा ही पीछे है फिनलैंड। इंडेक्स में ममालिक को 1 से लेकर 100 तक के स्कोर दिए जाते हैं। ये स्कोर 180 ममालिक में पब्लिक सेक्टर में पाई जाने वाली करप्शन की बुनियाद पर दिया गया है। 1 का मतलब करप्ट तरीन और 100 का मतलब करप्शन से पाक होना है। इस साल पाकिस्तान का स्कोर 32 रहा, जो पिछले साल के मुकाबले में 1 दर्जा कम है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इस साल 180 मुल्कों में से बेशतर का स्कोर 50 से भी कम था। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जहां दुनिया के अक्सर ममालिक में करप्शन की सूरत हाल में बेहतरी नहीं हुई है, वहीं पाकिस्तान उन मुल्कों में है जिनका स्कोर पहले से नीचे गया है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आदिल गिलानी। वेलकम टू द शो आदिल। सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान की रैंकिंग और स्कोर क्यों हुआ है, इसकी क्या बड़ी वजूहात हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो करप्शन में इजाफे की वजह बने? जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का जो सर्वे इशू करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये मुख्तलिफ 13 मुख्तलिफ इदारे हैं जो सर्वे करते हैं। उसमें वर्ल्ड बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम है, और उनके सर्वे में से करप्शन की लेके हर कंट्री की उसमें जो भी रिपोर्ट होती है उसको वो एक फार्मूले से उसको यूज करते हैं। पाकिस्तान के लिए दफा 8 सोर्सेज से 8 सोर्स के अंदर से 5 सोर्सेज ने पाकिस्तान को जो है नेगेटिव स्कोर दिया है। तो उसके अंदर एक तो सबसे बड़ा जो है हमारा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो आज इस वक्त वहाँ पे डेवस में चल रही है, उन्होंने स्कोर में जो है 2 पॉइंट स्कोर कम किए। उनके क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या प्राइवेट सेक्टर में जब आता है कोई ठेकेदार आता है या कोई कंपनी आती है तो क्या पाकिस्तान में उसको इम्पोर्ट परमिट के लिए क्या पैसे देने पड़ते हैं, पब्लिक कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए पैसे देने पड़ते हैं, क्या टैक्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं, क्या जुडिशरी के पैसे देने पड़ते हैं, या रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है उसके अंदर भी ये है कि गवर्नमेंट के अफसर करप्ट है, क्या जुडिशरी करप्ट है, क्या पुलिस मिलिट्री करप्ट है। ये क्वेश्चन है, इनकी वजह से ही हुआ है और एक स्कोर कम हो गया। मगर एक स्कोर कम होने से पाकिस्तान की करप्शन में डेफिनेटली फर्क पड़ा है कि रिपोर्ट खराब आई है। मगर इससे ज़्यादा जो है वो अमेरिका में 2 स्कोर कम हुआ है, वहाँ पे करप्शन पाकिस्तान से ज़्यादा बुरी हुई है लास्ट ईयर के मुकाबले में। और कनाडा में 4 कम हुआ है, कनाडा में 4 स्कोर कम हुआ है, वहाँ ज़्यादा बढ़ी है। फ्रांस में 3 स्कोर कम हुआ है, यूके में 4। यानी आप ज्यादा कर रहे हैं कि डेनमार्क के अंदर जो सबसे क्लीन मुल्क है उसके अंदर भी 1 पॉइंट कम हुआ है स्कोर, वहाँ यानी करप्शन बढ़ी है। तो ओवरऑल करप्शन जो है दुनिया में बढ़ रही है। आदिल साहब ये बताइएगा कि आपकी तंजीम की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सियासी अमल में पैसे का जो अमल दखल है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पाकिस्तान में आप क्या कहेंगे, कितना ये फैक्टर जो है करप्शन में इजाफे का बायस बन रहा है? यही तो फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर जो करप्शन में इजाफे का बायस है वो पैसे का अमल दखल है। पैसा जो है वो हर किस्म की चीज़ें गलत से सही करवा लेता है, कोर्ट से डिसीजन ले लेता है, सरकारी अफसरों से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करा लेता है, और यानी आप जिस जगह जाएं अकाउंटिंग इदारों से जो है वो अपने केसेस बंद करा देता है, लॉ चेंज करा देता है।
پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں. آپ دیواس کے اندر آپ جا کے دیکھیں, آج ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ جو ٹیم گئی ہوئی ہے اس میں 3 ایسے ہیں جن کے نام جو ہے بدنامہ لیگ میں ہے, نیب کی کرپشن میں انوالو ہیں, اور وہ ہماری ٹیم میں شامل ہے. وہ ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں, اور جن کی وجہ سے یہ پیسہ جو ہے وہ مین وجہ ہے کرپشن کے بڑھنے کی. اور تو کرپشن روکنے کا ایک ہی علاج ہے پاکستان میں یا دنیا میں کسی جگہ, رول آف لا جو ہے امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے کہ سرکاری افسر یا منسٹر جو ہے ان کے اپنے اگر کانٹریکٹ چل رہے ہیں, اپنی کمپنیاں چل رہی ہیں, تو اس ملک میں کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. پاکستان میں سب سے بڑی وجہ جو ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ اور ایبسنس آف رول آف لا ہے. تو موجودہ حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ سنجیدہ بھی لگتی ہے اس معاملے کو ٹیکل کرنے میں؟ موجودہ حکومت کے اندر جو پرائم منسٹر ہیں وہ بہت سنجیدہ ہیں, ان سے ہماری ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. وہ چاہتے ہیں, مگر ان کے ساتھ جو ٹیم آ گئی ہے, وہ ٹیم کے اندر جو کئی ان کے مرضی کے حساب سے نہیں آئے ہیں, کئی ان کی مرضی سے آئے ہیں, وہ خود جو ہے وہ کرپشن کو ختم کرنا نہیں چاہتے. کئی لوگ اس میں ایسے ہیں جو کہ پچھلی حکومت میں تھے, کئی لوگ ایسے ہیں جن پہ نیب کے کیسز ہیں, جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں, اور آج وہ کام چلا رہے ہیں ان کا. تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عادل گیلانی ہمارا ساتھ دینے کا. یہ تھے عادل گیلانی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے. موجودہ حکومت یعنی عمران خان کی سربراہی میں پی ٹی آئی کی اکثریت رکھنے والی حکومت کو آج اقتدار سنبھالے 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. یہ حکومت کرپشن کے خلاف لڑنے کا عزم لے کر میدان میں آئی تھی. پھر کیا ہوا جاننے کے لیے چلتے ہیں پی ٹی آئی کے سینیٹر ولید اقبال کے پاس, جو لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سینیٹر صاحب ہمارے شو پر آنے کے لیے. آپ کی حکومت پر الزام ہے, اور آپ نے بھی خود بھی سنا, عادل گیلانی بھی بات کر رہے ہیں, کہ اگر وزیر اعظم سنجیدہ بھی ہیں, لیکن انہی لوگوں کے ساتھ اگر وہ حکومت میں کام کر رہے ہیں جو آج ڈیوس میں 3 لوگ ہیں, وہ بھی اگر کرپشن کے کیسز میں ان پر الزامات ہیں, تو پھر کرپشن میں کیسے کمی آئے گی؟ دیکھیں جی, یہ تو ان کا کوئی ذاتی آبزرویشن ہے جو انہوں نے. سر انہوں نے اداروں کے نام لیے ہیں جنہوں نے مل کر یہ رپورٹ بنائی ہے. جی میں سب سے پہلے رپورٹ کی بات کرتے ہیں, یہ انڈیویجولز کے بجائے. رپورٹ جو ہے اس میں سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ابھی گیلانی صاحب نے کہا کہ وہ مختلف اداروں کی سرویز کی بنیاد پہ, ایک بڑی بنیادی اصول سرویز کا میں آپ کو یہ عرض کر دوں, اور خاص کر کیونکہ امریکہ میں تو بہت زیادہ اس طرح سرویز ہوتی ہیں, اور وہ پولز آتے ہیں اور سارا کچھ جو ہوتا ہے. یہ سرویز اور یہ پولز جو ہوتے ہیں, دے آر این آرٹ, دے آر ناٹ اے سائنس. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اور اس کی بہت بڑی 2 مثالیں مغرب سے ہی جو ملتی ہیں, جہاں پہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں سرویز پولز, جو بھی گلوبل لیول کی سرویز. وہ ایک تو جب ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان الیکشن کا سلسلہ چل رہا تھا, اس وقت جو تھا زیادہ تر جو تھا سلسلہ وہ ہلری کلنٹن صاحبہ کے حوالے سے ہی تھا کہ جی ان کی برتری ہے. لیکن پھر جب رزلٹ آیا تو وہ کچھ اور نکلا. اور لیکن اس سے زیادہ گلیئرنگ جو آیا تھا وہ تقریباً ٹائمنگ اس کی قریب ہی تھی, کچھ 1 سال بعد جب ٹیریزا مے کی گورنمنٹ نے دوبارہ سے الیکشن. جی سینیٹر صاحب, بدعنوانی پہ بات کر سکتے ہیں ہم کہ آپ کی حکومت کیا سائنس استعمال کر رہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو سرویز کے اوپر, اور دوسری بات میں بدعنوانی کے آپ کی اس سروے کے بارے میں ایک تو اسپیسیفک باتیں عرض کرتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایس رینک کے اندر 31 سے 32 پہ آ جانا جو ہے وہ تو ایسے 19-20 کا فرق ہے, وہ تو اتنا اسٹیٹسٹیکل ایرر میں بھی ہو جاتی ہے وہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا آپ عنوان ہی دیکھیں, یہ اپنا عنوان سے یہ جو ہے اس پہ کیا پتہ لگتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کرپشن پرسیپشن انڈیکس کہا جائے. کرپشن جتنی بھی ہو حقیقی طور پہ وہ ایک بات ہے, اس کی سروے جو ہے وہ تذکرہ نہیں کر رہی. کرپشن کی پرسیپشن کیا ہے اس کے اوپر یہ سروے جو ہے وہ رن کرتی ہے. تو پرسیپشن تو ریالٹی سے مختلف بھی ہو سکتی ہے. اور جو تو اچھا سر یہ بتائیے کہ کیا آپ کی حکومت نے کرپشن پاکستان میں ختم کر دیا ہے؟ کیا آج اگر آپ کو کوئی اپنا, جیسے ہم نے بات کی رپورٹ میں بھی کہ اگر کوئی اپنا بزنس شروع کرنا ہے تو کیا پاکستان میں سرکاری ادارے جو ہیں وہ کرپشن سے پاک کر دیے ہیں پی ٹی آئی نے؟ ہاں جی, جتنی کوشش پی ٹی آئی اس عرصے میں کر سکتی تھی, 1 سال اور 5 مہینے ہوئے ہیں, ابھی 1.5 سال تو پورے نہیں ہوئے, لیکن اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے اگر آپ اس کا انڈیکس دیکھیں تو میرے خیال کوئی 20-25 پوزیشنز پاکستان امپروو کیا ہے. اور اس گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے
کہ اس کو ڈبل ڈیجٹس میں لے کے آنا ہے، کیونکہ ابھی بھی وہ 100 سے اوپر کے اس میں آتا ہے. آئی تھنک 140 کہیں سے ہو کے وہ 110 پہ ایسے کسی نمبر پہ آ گیا تھا. تو یہ وہ اقدامات ہیں. اور باقی اگر آپ دیکھیں جو ریونیو کی ایریاز جو ہوتے ہیں گورنمنٹ کی، جس کو بہت بڑا ایک کرپشن کا نیسٹ کہا جاتا ہے، اس میں یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، وہ ڈاکیومنٹیشن کو، ڈیجیٹائزیشن کو اور ٹیکس پیمنٹ کے کلچر کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے. یہ ایسے اقدام ہیں جن کے نتائج فوراً نظر نہیں، لیکن ٹائم کے پیسج کے ساتھ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. آبویسلی سب سے پہلے تو مزاحمت ہوتی ہے اس قسم کے اقدامات کے خلاف، لیکن یہ اگر آپ اس ٹرانسپیرنسی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وہ ادارہ ہے، خیر اس کے بارے میں بھی کچھ ہماری پارٹی تحفظات رکھتی ہے، اور آپ کے دوسرے مہمان جو اب جا چکے ہیں ان کے بارے میں ہی کہ وہ میاں نواز شریف کے ایک سفیر کے طور پہ بھی باہر تعینات جو ہے وہ اس گورنمنٹ کے دوران ہوئے تھے. تو وہ ہماری گورنمنٹ کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کہہ رہے ہیں، اور اپنی کسی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. لیکن یہ ٹرانسپیرنسی کا لفظ جو ہے اس کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈیجیٹائزیشن، فارملائزیشن، ڈاکیومنٹیشن کیا لاتی ہے، یہ آٹومیشن، یہ ٹرانسپیرنسی لے کے آتی ہے. رائٹ سینیٹر، وقت کی قلت ہے. سینیٹر آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گی، وقت کی کمی ہے اس لیے. آپ نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی اور یہ خرابی کی وجہ بتائی گئی ہے رپورٹ میں، تو آپ کی حکومت پر بھی الزام آتا ہے کہ آپ جو ہے حزب اختلاف کے خلاف تو کرپشن کے کیسز بناتے ہیں، لیکن آپ کی جماعت کے اندر جو خود ایسے لیڈرز ہیں جو کہ وزارتوں میں بھی ہیں اور ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نظر نہیں آتی. دیکھیں یہی بات ہے ساری پرسیپشنز کی. تو پرسیپشن ہی ہے یہ. آپ اگر آپ غور کیجئے پاکستان کے حوالے سے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے چیپٹر کی پریس ریلیز ہے، اس میں وہ خود داد دے رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ تو نیب ہے، حکومت تو نہیں ہے. وفاقی حکومت تو احتساب نہیں کرتی. سر نیب نہیں کیسز آپ کے وزیروں کے نمائندوں کا یا اپنے مخالف پارٹی کے نمائندوں کا، وہ تو نیب کرتی ہے. اور نیب کے بارے میں اسی پریس ریلیز میں جو اس رپورٹ کے ساتھ اکمپنی کرتی ہے پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ جی نیب بہت بہتر کارکردگی جو اس کے اب موجودہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو سربراہ ہیں ان کے اندر وہ بہت بہتر کام کر رہی ہے. سینیٹر تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ٹائم کی قلت کی وجہ سے مجھے آپ سے اجازت چاہیے ہوگی. بہت شکریہ آپ وقت دینے کے لیے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی سماعت کا منگل کے روز سینٹ میں باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، جس میں سب سے پہلے اس کیس کو آگے بڑھانے کے لیے قواعد و ضوابط طے کرنے کی خاطر دونوں جماعتوں کے درمیان کھل کر بحث ہوئی. صدر ٹرمپ کے مواخذے کے سارے دن کی پہلی سماعت کے دوران ڈیموکریٹک اراکین کوشش کر رہے تھے کہ اس کیس کا طریقہ کار واضح کرتے ہوئے وٹنسز کو شہادتوں کے لیے طلب کیا جائے، تاہم وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے. یہ امریکی تاریخ میں تیسرا واقعہ ہے جب امریکی سینیٹرز اپنے ووٹ کے ذریعے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آیا صدر ٹرمپ کو ان کے عہدے سے برطرف کیا جانا چاہیے یا نہیں. ہمارے ساتھی ندیم یعقوب نے وائس آف امریکہ کے سینئر جرنلسٹ جم ملون سے اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے نمائندگان نے گزشتہ ماہ صدر کا مواخذہ کیا. اب جب مقدمہ سینٹ میں ہے تو کیا ہوگا؟ آئندہ چند روز میں دونوں جانب سے دلائل کی توقع ہے. ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ صدر کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے کیونکہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. وائٹ ہاؤس کے وکلاء دفاع میں اپنے دلائل پیش کریں گے. وہ کہہ چکے ہیں کہ صدر نے کچھ غلط نہیں کیا اور سینٹ کو انہیں الزامات سے بری کر دینا چاہیے. تو دونوں جماعتوں کے مابین بحث کس معاملے پر ہو رہی ہے؟ پہلے تو مقدمے کی کارروائی کے لیے ضابطۂ کار پر اختلافات تھے. ڈیموکریٹس کا اصرار ہے کہ اضافی گواہان کو سماعت کے لیے بلایا جائے، خصوصاً صدر کے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بالٹن اور قائم مقام چیف آف سٹاف مک ملوینی. ریپبلکنز ابھی تک گواہوں کے معاملے پر مزاحمت کر رہے ہیں. اگر ریپبلکن پارٹی کے چند سینیٹر بھی تسلیم کر لیں کہ گواہوں کو لانے سے کچھ معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو پھر آگے چل کے گواہوں کو سماعت میں شامل کیا جا سکتا ہے. سینٹ میں یہ کارروائی کب تک چلے گی؟ اگر ریپبلکنز کی خواہش کے مطابق سماعت تیزی سے ہوتی ہے تو پھر 2 سے 3 ہفتے لگ سکتے ہیں. لیکن اگر دستاویزی ثبوت اور اضافی گواہ پیش ہوتے ہیں تو یہ کارروائی غیر معینہ مدت تک چل سکتی ہے. فرض کریں اگر جان بالٹن جیسے گواہ کوئی خاص معلومات پیش کرتے ہیں تو پھر ایک غیر یقینی کا عنصر بھی پیدا ہو سکتا ہے.
The Republicans have the majority in Senate. रिपब्लिकन्स को सेनेट में अक्सरियत हासिल है। इस बात का कितना इम्कान है कि उनके कुछ सेनेटर्स डेमोक्रेट्स की हमायत करेंगे? Remove the president. As of right now, there is no specific indication. अभी तक ऐसा कोई इंदिया नहीं मिला कि रिपब्लिकन सेनेटर्स में कोई सदर ट्रंप को ओहदे से हटाने की हिमायत करेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि तमाम अराकीन ऐसा ही सोचते हैं। कुछ रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स के हक में मजीद मालूमात और गवाहों की पेशी पर मुत्तफिक हो सकते हैं, और कुछ पहले ही सदर के इकदामात पर तशवीश का इजहार कर चुके। सदर तो चाहते हैं कि सब उनके वफादार रहें। फिलहाल कोई रिपब्लिकन सेनेटर सदर के खिलाफ जाता दिखाई नहीं देता। Appears doubtful right now. शुमाली लॉस एंजलिस में वाक़ कॉम्पटन शहर जराइम, मंशियात और जराइम पेशा गिरोहों की वजह से मशहूर है, और बहुत से अमरीकी रैपर्स कॉम्पटन शहर के जराइम और पुरतशद्दुद ज़िंदगी पर अपने बनाए हुए रैप म्यूज़िक की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। इनमें डॉक्टर रे, आइस क्यूब और स्नूप डॉग जैसे नाम शामिल हैं। सबा शाह खान हमें ले जा रही हैं अंदरून शहर कॉम्पटन, जहाँ वो मुलाकात कराएंगी खतरनाक गैंग साबिक मेंबर से, जिनकी ज़िंदगी में इलाके की मस्जिद अहम किरदार अदा कर रही है। ये है शुमाली लॉस एंजलिस का शहर कॉम्पटन। इसका शुमार FBI की खतरनाक अमरीकी शहरों की फहरिस्त में होता है। कॉम्पटन को मनशियात और दूसरे जराइम में मुलव्विस गैंग्स की आमाज का कहना गलत नहीं। जराइम की इस दुनिया के बीच में अमन और हम आहंगी का दर्स देती ये मस्जिद इस्लाह LA यहाँ रहने वाले बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर गहरा असर रखती है। When I came back to Islam, I felt a sense of peace. जब मैं इस्लाम की जानिब लौटा तो मुझे सुकून का एहसास हुआ। मुझे मौत का धड़का लगा रहता था। अब मुझे खौफ नहीं है, जो भी होगा अल्लाह की रज़ा से होगा। It is only by the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. हमजा का पैदाइशी नाम ड्वेन फ्रैम्पटन है। वो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। अब वो NFL के खिलाड़ियों को कोच करते हैं। हमजा के वालिद ने 1960 की दहाई में कॉम्पटन में अमेरिका के खतरनाक तरीन गैंग्स में से एक रोलिंग 40s नेबरहुड क्रिप्स की बुनियाद रखी। हमजा अपने वालिद के रास्ते पर चलना चाहते थे, लेकिन गैंग वाली जिंदगी के दौरान अपने साथियों की वफादारी से मुताल्लिक एक वाक़े ने उनका अंदाज़ फिक्र बदल दिया, और अब वो जराइम की जिंदगी गुजारने वाले अपने पुराने साथियों को इस्लाम की जानिब लाते हैं। Everybody knows that this is a masjid. सब जानते हैं कि ये एक मस्जिद है, तो वो इसका एहतराम करते हैं, लेकिन इसके बाहर जो कुछ हो रहा है वही मसला है। ये मस्जिद 1986 में कायम की गई थी। उस वक्त भी ये मस्जिद नशा करने वालों और जेल से निकले हुए लोगों की मदद करने के लिए जानी जाती थी। 2006 में मस्जिद के बानी सफीर सिद्दीक के बेटे ने इसे इस्लामिक सेंटर में तब्दील करके इसका नाम इस्लाह LA रखा। Islam is the fastest growing religion within the prison system. इस्लाम अमरीकी जेलों में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। तो जेलों में बहुत से लोग इस्लाम कबूल करते हैं या इस्लाम को लौटते हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें से बहुत से पहले मुसलमान तो थे, लेकिन उन्हें दीन से दोबारा मुतारिफ जेल में कराया गया। माजी में मुस्तफ़ा जबरील का ताल्लुक भी जराइम की दुनिया से रहा, लेकिन अब मस्जिद के साथ उनका ताल्लुक गहरा है। वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए जेल से निकलने वालों की मदद करते हैं। African Americans that are getting together every week. बहुत से अफ्रीकन अमेरिकन खानदान यहाँ हर हफ्ते मिलते हैं। पूरा हफ्ता यहाँ स्कूल लगता है, जिसका पूरा स्टाफ अफ्रीकन अमेरिकन है। इससे जाहिर होता है कि हम उस्ताद हैं और अपनी कम्युनिटी को खुद पढ़ा सकते हैं। इससे ये भी जाहिर होता है कि बगैर शराब, ड्रग्स और मौसीकी और झगड़े या कीने के इस किस्म की महफिलें मुमकिन है। और इमाम जिहाद का खुतबा भी खानदान की अहमियत ही की बात करता है। हमजा कहते हैं यहाँ पलने वाले अक्सर बच्चों को वालिदैन या खास तौर पर बाप का साया मैसर नहीं होता, क्योंकि वो कैद या मनशियात की वजह से उनकी जिंदगी से बाहर होते हैं। ऐसे में गैंग खानदान का नेमुल बदल बन जाता है, लेकिन जब वो जराइम की जिंदगी छोड़ते हैं और इस्लाम को अपनाते हैं तो इस्लाह LA की कम्युनिटी ही उनका खानदान बन जाती है। मेरे गैंग के साथी मुझे इस लिबास में नहीं पहचान पाएंगे। उन्हें इस जुबान का पता नहीं। उन्हें वही पता है जिस अंदाज में मैं उनसे बात करता हूँ। तो अगर हम उनसे उनकी जुबान में बात करने का तरीका ढूंढ कर उनसे बात करें तो उन्हें शहादा की तरफ ला सकते हैं। अपने आदात बेहतर हो सकते हैं। कॉम्पटन के बेशतर घरानों का कोई न कोई फर्द और कहीं पूरे खानदान इन गैंग्स का हिस्सा हैं, लेकिन इनमें से वो जो मजहब को अपनाते हैं और जराइम को खैर बात कहते हैं, उनके लिए भी गैंग से अपना ताल्लुक खत्म करना मुमकिन नहीं। इसीलिए इस्लाह LA में गैंग्स को बुरा नहीं समझा जाता। दुश्मन गैंग्स भी अगर यहाँ मिलते हैं तो एक दूसरे को सलाम करते हैं, और बहुत से गैंग्स के झगड़े भी इस्लाह LA ही में निपटाए जाते हैं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, कॉम्पटन, कैलिफोर्निया। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये
देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे से तलाक और खुला की शरह में इजाफा हुआ है। सिर्फ लाहौर में ही जून 2018 से जून 2019 तक 34,000 खुला के केसेस दर्ज हुए। ऐसे में जब बच्चों की कस्टडी वालिदैन में से किसी एक को मिलती है तो सबके लिए नए चैलेंजेस जन्म लेते हैं। लाहौर में सिंगल पेरेंटिंग के तजुर्बे से गुजरने वाली 2 माओं ने द रोज़ नामी एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया है जो बच्चों को तनहा पालने वालों के लिए मदद का एक जरिया बन रहा है। तफसील समन खान की इस रिपोर्ट में। 2019 के पहले 6 माह में सिर्फ लाहौर में खुला के 17,000 केसेस दर्ज हुए। खुला या तलाक के बाइस अलहदा होने वाले वालिदैन के दरमियान बच्चों की हवालगी के लिए लाहौर में 22 फैमिली कोर्ट्स और 7 गार्डियन कोर्ट्स हैं। अहाते अदालत में कायम मुलाकाती हॉल्स बच्चों और वालिदैन के मिलने की जगह हैं। फर्स्ट वीक होता है और सेकंड लास्ट वीक होता है इसका मुलाकात का। तो और ईद बकरा ईद में मीटिंग है। डिस्टर्ब इतना होता है मुझे टीचर, जब मैं जाती हूँ मुझे टीचर कहती हैं वो आप जज को बताएं कि ये स्पेशल बच्चा है, ये डिस्टर्ब अपसेंट माइंड होता है क्लास में। बच्चे पापा के पास हैं, मामा का भी पूरा हक होना चाहिए मिलने के लिए, और मामा के पास है और बाप का भी हक होना चाहिए। इधर मिलाने से बच्चे से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। माहिरीन के मुताबिक बच्चों की फलाह अदालतों का काम है, लेकिन ये जगहें बच्चों के लिए किसी सूरत मुनासिब नहीं, क्योंकि जहां बड़ों में तनाव हो, पुलिस मौजूद हो तो बच्चे वहां से क्या अच्छी यादें लेकर रवाना होंगे। 5 साल की उम्र में कोर्ट में आया है लिटिगेशन में, इस केस ने कम से कम 4 से 5 साल चलने, वो 5 साल रिस्ट्रिक्टेड विजिटेशन क्यों करें? जब आप बच्चे को एक्सेस नहीं देते उसके नॉन कस्टोडियल पेरेंट तक, तो देयर आर चांसेस कि द चाइल्ड इज मैनिपुलेटेड। ऐसे ही बच्चों को महफूज मुस्तकबिल देने के लिए वालिदैन की मदद का बीड़ा उठाया है लाहौर की ज़ारा बंगश और आयमा मिन्हास ने। ये सिंगल मदर्स हैं और चाहती हैं कि कर्ब के इन लम्हात से गुजरने वालों की साथी बने। वो अब दे रोज़ नामी प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों को तन्हा पालने वाली माओं और बाप को इनके कानूनी हकूक और बच्चों की नफ्सियाती ज़रूरतों के बारे में आगाही मुहैया कर रही हैं। एक लॉयर चूज़ करते हुए मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कितना अरसा लग जाता है एक केस को हल होने में, और अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो चाइल्ड कस्टडी राइट्स क्या हैं। दूसरी साइड आपकी होती है जिसमें आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे हम माहिर नफ्सियात या साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट और एक सपोर्ट ग्रुप, काउंसलिंग सपोर्ट ग्रुप जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। दे रोज़ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके साथ ऐसे माहिरीन मुंसलिक हैं जो लोगों के मसाइल जानने के बाद ये तय करते हैं कि इन्हें किस किस्म की मदद की ज़रूरत है। नफ्सियाती मुश्किलात से निमटने से लेकर बच्चे का खर्चा चलाने के लिए मुलाजमत या कारोबार शुरू करने के लिए ज़रूरी वसाइल की जानिब रहनुमाई की जाती है। दे रोज़ के जरिए अब वो लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं जो जानते हैं कि थोड़ी सी रहनुमाई और हमदर्दी से तलाक के बाद भी बच्चों और बड़ों की ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।